ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें दौर के मतदान की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के सियासी इम्तिहान का कल आखिरी पर्चा है। इस दौर में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी आज दिन भर अपने भाग्य विधाता मतदाताओं से संपर्क करते रहे। इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इस दौर को अपने नाम करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विक्रम राव जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति पर आपकी गहरी नजर रही है। क्या लग रहा है आपको इस आखिरी दौर में कैसी हालत रहने जा रही है? ये पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी काफी जोर दे रही है कि उनको जो अंदेशा है, आशंका है कि पश्चिमांचल में कुछ हालत अगर ठीक न रही तो पूर्वांचल से भरपाई हो सकती है। इसलिए यहाँ की सारी सीटें 50 से ऊपर जो हैं उन पर इनका केंद्रीकरण है, ध्यान आकृष्ट किया इसमें। और प्रधानमंत्री का 3 दिन अपने लोकसभा सीट वाराणसी में रहना ये दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण इलाका है, खासकर बनारस जहाँ से 8 सीटें हैं। 8 सीटों में पहले तो भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब बगावत की वजह से वहाँ थोड़ा अंदेशा हो रहा है क्या होगा करके। लेकिन पिछली बार भी 2017 में भी प्रधानमंत्री ने 3 दिनों तक का डेरा डाला था और पूरी तस्वीर बदल गई थी चुनाव नतीजों में। और इस बार भी उन्होंने बड़ा एक रोड शो किया है। हालांकि उस दिन अखिलेश यादव का भी रोड शो था। आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री के रहने पूरा पासा तो पलट ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बुद्धिजीवियों से मुलाकात की आखिरी दौर में वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो कर्मठ लोग हैं बनारस के और पूर्वांचल के, वो सब वहाँ थे, जिसमें मीडिया फील्ड के थे, एकेडमिक्स थे, उसमें नागरिक लोग थे, प्रबुद्ध नागरिक। तो प्रबुद्ध जनों की मीटिंग का असर तो पड़ा है और वो जो माहौल बन जाता है एक बार, उससे प्रधानमंत्री काफी सफल रहेंगे। यहाँ उमेश जी, मैं खासकर जो सीटों का जिक्र है जी वो मैं करना चाहूंगा। ये पूर्वांचल महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार से बगावत करने वाले दो दिग्गज यहाँ से अपना पुनर्निर्वाचन के संघर्ष में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं। एक तो है इसमें दारा सिंह चौहान, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि वो उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी के विधायकों को यहाँ से। वो समाजवादी पार्टी अखिलेश ने उनको अपना लिया है, तो उनके उम्मीदवार हैं। दूसरे उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं वह वसीम इकबाल बीएसपी के हैं। कांग्रेस से प्रियंका गांधी आई भी थी और उसकी यहाँ प्रियंका यादव, लेकिन टक्कर है इनकी सीधे भारतीय जनता पार्टी के विजय राजभर से। दारा सिंह बना विजय राजभर। और ये घोसी सीट है जो बड़ी ऐतिहासिक रही है यूपी के इतिहास में। अगर आपको याद हो, चंद्रजीत यादव, झारखंडे राय, ये सब लोग इसी इलाके के हैं। ये एक जमाने में यूपी का स्टालिनग्राड कहा जाता था। ये सीपीआई का गढ़ था। ये समय के अनुसार वो कमजोर हो गया, सीपीआई यहाँ रही नहीं, बाकी 4 पार्टी आ गई हैं। दारा सिंह चौहान के बाद जो दूसरी सीट है वही दल बदलू, जो बहुत ज्यादा बोल रहा है आज के चारों तरफ, और उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। वो तो बिल्कुल सरकार उखाड़ फेंकने में आम आता है। उसकी हर स्पीच पे हमला होता है योगी जी पे और मोदी जी पे। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के ये लड़ रहे हैं जमूराबाद से, और इनके जो विरोध में हैं वो कालीचंद राजभर हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक यहाँ खड़ी की है मायावती ने, फातिमा नाम की महिला। शादाब फातिमा समाजवादी पार्टी की अच्छी लीडर रही है और टिकट की दावेदार भी थी, लेकिन नहीं मिला। पहले समाजवादी थी ये, आगे मायावती ने इसको अपना लिया है। तो त्रिकोणीय संघर्ष में बहुत बड़ी चुनौती हो रही है ओम प्रकाश राजभर को। उनकी क्या स्थिति होगी यहाँ, और इसमें लोग गए भी वहाँ अभियान करने। खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ नेता योगी जी स्वयं गए थे और वाराणसी में प्रधानमंत्री की उपस्थिति का भी असर तो पड़ा ही इस क्षेत्र में। तो ओम प्रकाश राजभर का हराना भारतीय जनता पार्टी में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। इसी आदमी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद इसी ने बगावत की थी और एक माहौल पैदा कर दिया था, जैसे लोग मंत्री लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, सरकार छोड़ के जा रहे हैं। खैर, अब ये तो सर्व कितने बार है वो ना ही बताएगा। ओम प्रकाश राजभर के बाद वही स्थिति हो गई है। जी, आपने जो दारा सिंह चौहान के बारे में कहा, आप जानते ही हैं कि घोसी सीट जो यंग टर्क कहे गए थे 60 के दशक में भारतीय राजनीति के, उसमें से एक व्यक्ति रामधन की भी सीट रही है। रामधन वहीं से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। मुख्यमंत्री होते होते बच गए, क्योंकि राम नरेश यादव मुख्यमंत्री चुनाव लड़े जी, रामधन उनके खिलाफ लड़े, बिहार गए, और चंद्रशेखर के बड़े नजदीक है जो प्रधानमंत्री रहे।
और दूसरी बात ये भी है कि 1989 में जो कांग्रेस के विरोध में लहर चली थी, उस लहर में जो जनमोर्चा का गठन हुआ था, उसके भी बड़े अंग थे, महत्वपूर्ण अंग थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह वाला जी। लेकिन ये देखिए, मतलब उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, और आप तो बहुत गहरी नजर रखते हैं, कि उसी घोसी से सटी हुई सीट मऊ है, और मऊ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मैदान में है, और वो भी आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ विवादित बयान दिया है। ये सीट यहाँ जरूरी इसलिए हो जाती है कि अब वो जेल में है, इसका बाप मुख्तार अंसारी, और ये उसका बेटा लड़ रहा है, और कल ही उसे घोषणा की है, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे पिता 36 साल से विधायक रहे, अभी जेल में है, तो मैं उनका बदला ले रहा हूँ सरकार से जी। ये इसने घोषणा की है यहाँ। अब इसमें सवाल ये है कि जीत क्या होगी, तो मऊ में स्थिति काफी परेशानी पैदा कर सकती है वोटरों के लिए। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर पोल अच्छे ढंग से चुनाव करा सके या पोलिंग करा सके, निर्बाध रूप से लोग आए वोट डाले। तो इनको अब ये अशोक सिंह भाजपा के उम्मीदवार है, दोनों की सीधी टक्कर है, ये बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि अगर कहीं अब्बास अंसारी जीतता है तो फिर बल मिलेगा, नैतिक बल मिल जाएगा, जो जेल में बंदे बांदा में इसका पिता मुख्तार अंसारी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि उनका उम्मीदवार जीते। और ये जो बुलडोजर की बात होती है, माफिया जेल में है, इन सबको, तो योगी जी को अपना दावा साबित करना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने जो कुछ कदम उठाए लोकतांत्रिक था और जनप्रिय था। तो ये सीट बड़ी दिलचस्प है, लोगों की नजर भी इसमें रहेगी। फिर हम लोग आए वाराणसी कैंट है, बनारस में 8 सीटें थी। ये पिछली बार तो मोदी ने करिश्मा कर दिया था, इस बार भी उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन इस बार वो लहर नहीं है जो पिछली बार थी। अब इसके कई कारण है, उसमें जाना अनावश्यक है कि हर एक को अपनी नाराजगी रहती है, लेकिन इसमें खास सीट है डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जो सूचना मंत्री रहे, बड़े इम्पोर्टेंट रहे, और युवा भी रहे। इनको बड़े सीनियर लोगों की टिकट काट के पिछली बार दिया गया था जी, दादा का टिकट काट के श्यामदेव राय चौधरी का। जी हाँ, बड़ा बवाल हुआ था, आलोचना बहुत हुई थी। तो नीलकंठ तिवारी पिछली बार 92,000 वोटों से जीते थे जी। इनकी जीत तो इस बार निश्चित है, लेकिन प्रश्न ये है कि मोदी जी के प्रचार करने के बाद नीलकंठ की जीत की संख्या 1 लाख आगे बढ़ती है या 90 से घटती है। अगर घटती है तो लोकप्रियता का पैमाना वही एक भाई पीछे में ज्यादा थे, अब क्या कम वोट मिले, और ज्यादा होती है तो एक जस्टिफिकेशन हो जाता है, यथार्थ साबित हो जाता है कि नहीं, उन्होंने काम किया। हालांकि नीलकंठ तिवारी के बारे में आलोचना ये है कि प्रधानमंत्री अपने लोकसभा सीट में ज्यादा बार आए, बजाय अपनी विधानसभा सीट नीलकंठ तिवारी के। अब ये इनको तो थोड़ी शर्म की बात होती है कि विधायक अपने क्षेत्र में न आए और प्रधानमंत्री चले आ रहे हर बार सारा काम छोड़ के बनारस। तो ये अलग दक्षिण की सीट है और वाराणसी की, ये जरूरी है। या हम आए इसमें ओम प्रकाश राजभर के वजह को बता दिया। अब इसमें जौनपुर की सीट बड़ी चर्चित रही। जौनपुर माफियाओं का गढ़ रहा, और योगी जी का जो नारा था कि हमने या तो जेल भेज दिया है, तो खुद लोग जेल जा रहे हैं, तो अपना बेल को जमानत को रद्द करा के। यहाँ मुलायम सिंह यादव केवल 2 जगह गए थे कैंपेन करने, अपने बेटे के लिए करहल में, और अपने पुराने मित्र स्वर्गीय पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव के लिए। और इसे पूरा यादव परिवार गया था लकी यादव से, कि पिता पारसनाथ यादव संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के। इनका विरोध भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह कर रहे हैं। टक्कर बड़ी तेजी में है, और यहाँ धनंजय सिंह जिसका दावा है उसको पकड़ भी पाया है, और इसी की वजह से आलोचना हुई है हर बार। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो एनडीए का हिस्सा है। बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी का उम्मीदवार है धनंजय सिंह, उसको तो गिरफ्तार नहीं किया वो योगी जी ने, और उठा के बाकी लोगों को बंद कर दिया है। तो ये भी एक आलोचना जातिवादी कारणों से चल रही है। अब लोगों की नजर यह है कि धनंजय सिंह बनाम लकी यादव बनाम कृष्ण प्रताप सिंह, कौन जीतेगा। धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते थे और पुलिस वालों के साथ, और इनको कोई पकड़ नहीं पाता था, लेकिन वारंट के नाम पे इनाम भी था इनको। तो ये भी एक आलोचना का विषय हो गया है। एक सवाल और है कि हर दौर में उत्तर प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट दिए हैं। तो और 2 दिन पहले जो वाराणसी में रैली की थी प्रधानमंत्री ने, तो उसमें भी कहा था कि माताओं बहनों पर बहुत ज्यादा दारोमदार है। इस बार आपको क्या लगता है पूर्वांचल में? हालांकि पूर्वांचल में भी महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में इसलिए ज्यादा लगते हैं कि पूर्वांचल से रोजी रोजगार के लिए पलायन बहुत हुआ है, पूरे देश में हुआ है। जी, आपको याद होगा पूर्वांचल वाले कभी वहाँ की महिलाएं कलकत्ता को सौतन मानती थी और कहती थी गंगा मैया तोरी पियरी चाहे वो सैया से कर दे की बात हो। उनका कविता एक गीत था। लेकिन इस बार महिलाएं ज्यादा इसलिए वोट देंगी कि मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही हैं
कैंपेन का हिस्सा हो गई है। 3 तलाक के मसले पे काफी ज्यादा समर्थन प्रधानमंत्री को मिल रहा है। वो खुद इसको 2 बार ऐलान कर चुके हैं और इसमें कुछ वास्तविकता भी है। अपने पतियों के जुल्म से हलाला 3 तलाक से परेशान होकर मुस्लिम महिलाएं वोट दे भाजपा को, इसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये भी एक संभावना है। तो जैसा आपने किया, मेरा भी अनुमान यही है कि महिलाएं दोनों धर्म की बड़ी संख्या में आएंगी और वो वारा न्यारा करेंगी उन्हीं के वोट। और महिलाएं बड़ी डिसाइसिव, बड़े निश्चयात्मक वोट डालती हैं। कोई लाग लपेट नहीं होता है, करके उसी को वोट देती है और उसके कारण होते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के वोट अधिक पड़ने से और इन खास उम्मीदवारों के लड़ने से महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो हैं, चाहे वो माफिया रहे हों, चाहे नेता रहे हों, चाहे दल बदलू रहे हो, इनकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। यहाँ मैं और बताऊँ आपको वाराणसी के बारे में, यहाँ प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट होने के कारण इनकी पार्टी को हर सीट जीतना जरूरी है। ये दिखाने के लिए 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में कि पूरा शहर बदला नहीं है, पूरा वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री और अपने सांसद के साथ है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ये 3 साल पहले से और इस बार भी, और न परिवर्तन होगा 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में। इसीलिए वाराणसी में नजर पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की लगी हुई है। और प्रियंका गांधी जिस ढंग से वो कैंपेन किया है, और मैं बताऊं यहाँ जो दिलचस्प बात ये रही, काल भैरव के आरती करने पहुंचे अखिलेश यादव, जो अयोध्या गए, हनुमानगढ़ी में गदा हिलाया, रामलला के दर्शन करने नहीं गए। एक संदेशा भेजने के लिए आप सके को देखो, हम उसको नहीं मानते अयोध्या को, जबकि उन्हें मानना इसलिए चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, कोई विरोधाभास अब नहीं रहा, भूमि विवाद नहीं है, तो जा सकते रामलला के दर्शन करने। कल काशी विश्वनाथ का दर्शन राहुल गांधी ने भी किया, राहुल गांधी तो यूं ने भी किया, ये भी किया वहाँ। तो बनारस में सब हिंदू हो गए, रामलला के लिए हिंदू नहीं हुए। तो मतलब कह सकते हैं कि वाराणसी में आकर के फिर से हिंदुत्व की राह पर तीनों प्रमुख दल सामने आ गए। बिल्कुल। यहाँ महामृत्युंजय जब गाया था प्रियंका गांधी ने बड़े शुद्ध संस्कृत के लहजे में, मेरे ख्याल से काफी प्रैक्टिस की थी। एक ही अभ्रंश था, मैं संस्कृत में पढ़ चुका हूँ। एक सवाल है कि 2007 में बहुमत का आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी को जो मिला था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा योगदान इसी पूर्वांचल का था। 2012 में भी यही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ भी रही और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत बनाने में इस इलाके का योगदान रहा। तो इस बार आपको क्या लगता है? मेरे आंकड़े में कोई परिवर्तन नहीं होगा पिछले चल अब के चुनाव में। जो स्थिति रही पिछले बार वैसे ही अब की होगा, लेकिन थोड़ा मार्जिन का है, क्योंकि इन विधायकों ने अगर काम नहीं किया है तो उनके जीत की जो मार्जिनल विक्टरी है वो कम हो सकती है। खैर आलोचना के हिसाब से तो वो भी एक बात बिंदु हो जाती है, आलोचना बिंदु है वो, लेकिन मुझे लगता है कि परिवर्तन कुछ नहीं हो, यथास्थिति बनी रहेगी। केवल ये तो 2 दल बदलुओं का हारना जो पिछली बार जीते थे मोदी लहर में, उनका हारना और कितने वोट से हारे, ये एक दिलचस्प घटना होगी। हम पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना होगी वो। आखिर में एक सवाल ये कि मायावती की क्या स्थिति नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी की आपको? मायावती की फातिमा चुनाव लड़ रही है, वो अगर जीत गई तो इतिहास होगा, क्योंकि उसके जो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ है वो, और मायावती का जो करीब 21% वोट है हर एरिया में, वो मायावती ने और सतीश मिश्रा ने काफी प्रचार किया। सतीश मिश्रा की वजह से यहाँ थोड़े ब्राह्मण लोग भी उस पक्ष में आए हैं और उनकी नाराजगी भी थोड़ी रही है सत्ता से। अगर ब्राह्मण और मायावती के समर्थक मिल गए तो ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी नहीं उसको हार सकता है फातिमा से, ये स्थिति पैदा हो गई है यहाँ। तो मायावती ने, देखिए अब क्या आश्चर्य ये हुआ कि मायावती ने अभियान नहीं किया पूर्वांचल में। पश्चिम में गई, वो आगरा गई, वहाँ और जगह गई, लेकिन पूर्वांचल में कोई ध्यान नहीं था। सतीश मिश्रा को ही भेजा उन्होंने, हालांकि उनके यहाँ वोट है, अच्छे वोट है, 18-20% वोट है दलितों के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें दौर के मतदान की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।